बच चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस होगी दिवाली में डाला खलल तो योगी करेंगे हिसाब फाइनल। दीपावली बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। सड़कों पर रौनक है, बाजारों में भीड़ है और घरों में तैयारियां जोरों पर है। लेकिन इसी रौनक के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश देकर साफ कर दिया है कि इस बार त्योहार के मजे में किसी ने भी अगर खलल डाला तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कह दिया है कि उत्सव के आनंद में किसी ने रंग में भंग डालने का प्रयास किया, किसी ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की तो उसे अंदर ढूंसने में देर नहीं लगेगी। और साथ ही दावा किया है कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में हर त्योहार, चाहे वो होली हो या ईद, दीपावली हो या क्रिसमस, सभी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से और सुरक्षित माहौल में मनाए गए हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने त्योहार को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों और प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिले, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ शेयर करें। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब ये वो भाव और सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटने टेकती हो। ये सरकार तो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे, उस भाषा में समझाना भी जानती है ये सरकार। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री की ये चेतावनी जरूरी थी? क्या समाज में अब भी ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो त्योहारों की खुशियों में जहर घोलने की कोशिश करते हैं? या फिर ये एक सख्त संदेश, एक राजनीतिक संदेश भी है, या ये बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार कानून के राज से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आपको सुनवाते हैं। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। तो कुछ सवाल भी है यहाँ पर, वो सवाल भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि त्योहार से पहले हर बार क्यों बिगड़ता है माहौल। त्योहार से पहले हर बार माहौल क्यों बिगड़ता है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर हर बार पूछा जाता है। उपद्रवियों का हिसाब, दंगाइयों को जवाब। दंगाइयों को योगी की दिवाली पर ये वार्निंग, हिंदू मुसलमान सुरक्षित, यूपी का प्लान। योगी का संदेश या विरोधियों के लिए ये एक इशारा है? ये तमाम चीजें हम जानेंगे, समझेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के पीछे का मतलब क्या है? ये चेतावनी है या फिर ये कुछ और है? ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो योगी सरकार का संदेश साफ है, उत्सव का आनंद सब ले, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ नहीं। और अगर किसी ने ऐसा किया तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यहां पर उन्होंने सिर्फ हिंदू त्योहारों को लेकर नहीं कहा है, यहां पर उन्होंने होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, सभी त्योहारों को लेकर उन्होंने यह संकेत दिया है। और अब इस पूरे विषय पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे बयान के बाद सामने आई है, आपको एक बार सुनवाते हैं। इन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर त्योहार पे विवाद पैदा करने की कोशिश सरकार ने की है, चाहे गाइडलाइंस के माध्यम से, चाहे किसी सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर धमकी देने के माध्यम से। इस तरह की उग्र भाषा त्योहार के समय
अपने आप में बताती है कि इन लोगों का को समाज में बांटने के अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए, अपनी वोट की राजनीति के लिए बयानबाजी करना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था, अधिकारियों पर नियंत्रण और कैसे गुड गवर्नेंस हो, उनकी ये जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ हमेशा भाषणों के माध्यम से बयानबाजी करते रहते हैं। इसी वजह से आज प्रदेश में अपराध चरम पर है, क्योंकि भाजपा की नीयत सिर्फ और सिर्फ यह है कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो और वोट जीत। और जब त्योहार आते हैं तो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बजाय सिर्फ धार्मिक रंग देने की कोशिश भाजपा और उनके नेताओं के द्वारा होती है। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से एक एक करके आपका पहले परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। अशोक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अनु पासवान जुड़ गई हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल अभिषेक आपसे ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ये चेतावनी दी है, इसे चेतावनी समझे, इसे संकेत समझे, वार्निंग समझे, या फिर एक मैसेज के तौर पर हम इसे देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है दिवाली का त्योहार है, उसके बाद भी अन्य त्योहार आने बाकी हैं। तो ऐसे में ये साफ संदेश है कि किसी भी तरह से कोई उपद्रव नहीं होगा, किसी भी तरह से कोई किसी के त्योहार में खलल नहीं डालेगा। उन्होंने ईद का भी जिक्र किया, होली दिवाली का भी जिक्र किया है, उन्होंने क्रिसमस का भी जिक्र किया है। यहाँ देखिए पूर्व, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी धर्मों के त्योहारों की बात की है, यानी सभी त्योहारों की बात की है उन्होंने। और जो कुछ भी बरेली में हुआ उसको लेकर साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को ये मैसेज दिया है जो बाद में ये बातें कहते हैं कि उन्हें फंसा दिया गया, उन्हें बरगला कर बुलाया गया था। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन हाँ, कई बार कुछ लोग प्रोपोगेंडा के तहत ऐसी भीड़ की भावनाओं को उकसाते हैं और फिर वो भीड़ नुकसान झेलती है, मुकदमों की ताप झेलती है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी उपद्रव नहीं कर सकता, उपद्रव की इजाजत किसी को नहीं है। और जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं उनकी जगह जेल है। तो ये एक बड़ा मैसेज उन्होंने मास में दिया है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं और लगातार इन षड्यंत्रों की से जुड़ी हुई घटनाएं सामने आ रही हैं। आई लव मोहम्मद सार्वजनिक जगहों पर लेकर जाना, इस बात को सुपर इम्पोज करना कि नहीं भाई हम तो लेकर जाएंगे, इस बात को ये भी इस तरह से लेना कि नहीं आप भी करो हम भी करेंगे, ये सारी बातें लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है। और खासतौर पर आम लोगों के लिए जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं उनकी भावनाओं को भड़काने जैसी बातें हैं। लिहाजा ये एक छोटा सा उदाहरण था, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बड़े पैमाने पर डाउन द लाइन और हर एक शख्स को ये बात तरीके से कही है कि अगर ऐसा कोई सोचता है कि वो उपद्रव कर लेगा, रंग में भंग डाल देगा, तो वो गलत सोचता है, सजा मिलेगी उसको। लिहाजा बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये मैसेज दे दिया गया है, आम जनता को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाइए, जिस तरह से जो त्योहार मनाया जाता है उस तरह से मनाया जाता है। हर्षोल्लास की एक सीमा होती है, वो सीमा किसी और के लिए खलल ना बने, इस बात का भी संदेश साफ तौर पर उन्होंने दिया। ठीक है, बिल्कुल अभिषेक, लौटूंगे आपके पास। मनोज मिश्रा जी का रुख करती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज मिश्रा जी, यूपी में अब त्योहार कानून की कसौटी के तौर पर देखा जा रहा है कि चाहे त्योहार कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर वो सुरक्षित तरीके से बीत जाता है तो ही माना जाता है कि हाँ उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। ऐसा क्यों? क्या अभी भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे तत्व मौजूद हैं जो किसी के भी त्योहार के रंग में भंग डाल सकते हैं? फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर चेतावनी कहे, संदेश कहे या जो भी कहे, उन्होंने देते हुए बता दिया है कि अगर ऐसा करोगे तो फिर जेल में ठूंसे जाओगे।
आपको आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मनोज जी, आ रही है आपकी आवाज। देखिए, प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन सच बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए गाजियाबाद से गोरखपुर तक सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सभी एसपी, सभी थानों में, और खासकर त्योहार पर कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। कारण ये है कि उपद्रवी लोग दरअसल ऐसे मौकों को तलाश कर रखते हैं, और वो समुदाय के रूप में, समाज के रूप में, होली, दीपावली, ईद, बकरीद या इन मौकों पर हमेशा कुछ कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होती रही, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश रहा हो, कानपुर रहा हो, बनारस रहा हो। वो जो प्रदेश के बड़े शहर है, बड़े बड़े पुराने मंडल हैं, और इसको बाद में धर्म से जोड़ करके, जाति से जोड़ करके और सांप्रदायिक दंगा बड़ा रूप ले लेता है। और महीनों महीने कई बार तो स्थितियां ऐसी हुई, पूर्व में देखा गया है कि कर्फ्यू भी लगे और उसका राजनीतिक लाभ भी लोग लेने की दूरदर्शिता की कोशिश करते हैं। का या योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर पर उनकी एक यूएसपी रही है, तो त्योहारों पर उन्होंने उन उदंड लोगों को, उन उपद्रवियों को बहुत कड़ी चेतावनी और तहकीकात करते हुए उन्होंने ये बात कही कि ऐसा कुछ ना करें कि पूर्व तरीके से फिर उनको हर्जाना भुगतना पड़े। और ये बातें कानून व्यवस्था के रूप में मैं खुले तौर पे बता दूं कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, स्थानीय तौर से लेकर के जिले से लेकर राजधानी तक सबको पता है कि आने वाले दीपावली त्योहार का, अच्छा ये अजीब सी बात है कि अक्टूबर महीने में आप देखें, दशहरा से लेकर, दीपावली से लेकर के, छठ से लेकर सारे त्योहार इसी महीने में। तो ऐसे में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, लोग त्योहार अच्छे से मना सकें, सुरक्षित तरीके से मना सकें, पटाखों को लेकर के, दीपकों को लेकर के, या और किसी भी चीज को लेकर के कोई सांप्रदायिक या कोई धार्मिक उन्माद या दंगा या कोई बुरी बात ना हो सके, इसके लिए उनका एक वार्निंग भी है। पूर्व की वार्निंग और पूर्व के परिणाम भी लोगों ने देखे हुए हैं। और जो भी अभिषेक जी कह रहे थे कि बरेली, या आप देखिए बरेली की बात तो देखिए, इतने 10,000 या 5,000 या 7,000, अच्छा खाली बरेली एग्जाम्पल की बात नहीं है, कानपुर देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए, या बाकी और भी ऐसे बहुत सारी जगह है। तो हमेशा ऐसे मौके का इंतजार करते हैं और इस मौके पर भड़का करके, दंगे करके बाद में उसका राजनीतिक लाभ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। राजनीतिक लाभ को लेकर भी यहाँ पर ये चीजें कई बार हमने देखी है। देवेंद्र प्रमुख जी, आखिर 8 साल हो गया है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बने हुए। बार बार विपक्ष ये कहता है कि हर साल त्योहार आते हैं, हर साल सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरह से अपील करते हैं, इस तरह से चेतावनी देते हैं। क्या वजह है इन चीजों के पीछे? क्यों वो बार बार इस तरह से उनको चेतावनी देने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है उत्तर प्रदेश का, तो फिर बार बार इस तरह की चेतावनी का क्या मतलब निकाला जाए? अपूर्वा जी, चेतावनी नहीं है, याद दिलाना पड़ता है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, वो आपने जो आज नए उत्तर प्रदेश की जो हम चर्चा कर रहे हैं, नए भारत की दुनिया में चर्चा हो रही है और भारत में नया उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो 8 वर्षों में जीरो टॉलरेंस को जो हम कहते हैं ना, डंके की चोट पर जी, उसे करते हैं, उसे याद दिलाना पड़ता है। कभी कभार हम बहुत लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद करते हैं कि वो सहभागिता रखते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं सबके त्योहार में, सबके, किसी का नाम नहीं लिया, सबके त्योहार होते हैं, सब मनाए जाते हैं, सब सहभागिता करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो उद्दंड करना चाहते हैं, जिनकी नसों में जहर छिपा हुआ है, वो कभी प्यार से मानने वाले नहीं होते। उनको उनकी भाषा में चेतावनी दी जाती है और वो चेतावनी काम करती है। उसी का परिणाम है कि आज लंगड़ा ऑपरेशन भी चलता है इस प्रदेश में, जब 8 साल में सुधरा है। 70 वर्षों से तो पहली सरकारों में आपने देखा जिस तरीके का उत्तर प्रदेश है, बीमारू भी बताते थे और क्राइम के नाम से जानते थे। आज रोल मॉडल के तौर पर भारत की बात छोड़िए, अब तो विकसित कंट्री इटली में जिक्र होता है कि संसद में विधेयक लाया जाता है कि उत्तर प्रदेश के तौर पर, जो भारत का एक राज्य है सबसे बड़ा, वो कानून इटली में लागू किया जाए बिल्डोजर के लेकर और इसकी कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए। इससे बड़ा गौरवान्वित महसूस होने का कोई मौका हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बोलते हैं, सत्यता के साथ बोलते हैं और करते हैं डंके की चोट पर, ठीक है, करने के बाद ही बोलते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोई त्योहार हो, कोई बड़ा उत्तर प्रदेश में कोई फंक्शन किसी भी समाज का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी
धर्म का हो, सबके लिए सारी छूटें, लेकिन कानून व्यवस्था के अनुरूप, लॉ के अनुरूप, संविधान के अनुरूप। ठीक है अशोक तिवारी जी, चेतावनी जरूरी हो जाती है, याद दिलाना जरूरी हो जाता है, जैसा कि देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे हैं, तभी शांतिपूर्ण तरीकों से जो त्योहार है, चाहे वो सभी धर्मों का, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एक धर्म का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का उन्होंने जिक्र किया है कि सभी लोग अपना त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। विपक्ष ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो डर का माहौल है, लेकिन डर तो यहां दंगाइयों में है, आम जनता में काहे का डर नजर आ रहा है? वैसा कोई तो डर आम जनता में नजर नहीं आ रहा है, जनता बेधड़क अपने त्योहार मना रही है। तो फिर अगर ये डर दंगाइयों में है तो फिर ये तो सही है ना सर, ये गलत कहां से हो गया? और फिर आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जो एक रिमाइंडर के तौर पर अगर हम इसे देखें, तो फिर इस पर क्या सपा का स्टैंड रहेगा? देखिए मैम, जनता भी समझती है और सभी समझते हैं। जैसे जैसे 27 नजदीक आ रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे योगी जी की परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि जनता से कनेक्ट टूट गया है, जनता से कनेक्ट रह नहीं गया है। 2024 के चुनाव में सभी ने देख भी लिया है, आज दलित उनसे कट गया है, पिछड़े कट गए हैं, सर्वाधिक मात्रा में कट गए हैं। कारण स्पष्ट है, सजातीय लोगों का ध्यान रखते हैं, दलित पिछड़ों का समझ लीजिए कोई काम होता नहीं है, बेरोजगारी इतनी है कि दलितों को नौकरी मिल नहीं पा रही है, पिछड़ों को उनका हक मिल नहीं पा रहा है, आरक्षण का हक छीना जा रहा है। इस तरह से जब सरकारी नौकरियां गायब कर दी जाएंगी तो आरक्षण मिलेगा कहाँ? प्राइवेट नौकरी में होता नहीं है, प्राइवेटाइजेशन बड़ी मात्रा में कर दी गई है। किसान आज बेजार हैं, किसान तार हैं, किसानों को जो है यूरिया खाद भी नहीं मिल रही, डीएपी भी नहीं मिल रही है, आमदनी भी बढ़ाने का सपना दिखाया गया जो पूरा नहीं किया गया। आज हालात ये है कि महंगाई की मार झेल रही जनता इस समय तार हो चुकी है, इस पर उनके पास कोई शब्द ही नहीं है योगी जी के पास, सिवाय इस तरह की चेतावनी देने के। अरे चेतावनी किसको दे रहे हो? सरकार तुम्हारी 8 साल से, आज पूरा का पूरा लाइन आर्डर तुम्हारे हाथ में है, आप मेंटेन रखिए। तो इस तरह से सभी धर्मों की बात आपने की, ठीक है, लेकिन जो लहजा आप अपनाते हैं, जिस तरह से आप चेतावनी नहीं देते, धमकी भरे शब्द बोलते हैं, ठीक है, जो गलत करेगा तो कानून है ना, जब कोई गलती करेगा तो वो जेल में जाएगा ही जाएगा, कार्रवाई होगी। इसको गला फाड़ के चिल्लाते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। ये तो आपका ड्यूटी है, आपका धर्म है, आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको करना ही करना है, को करना ही करना है। जो भी गलत करेगा वो उसका अंजाम तक जाएगा ही जाएगा, कोई सरकार कोई भी हो, अगर कोई गलती करेगा, कोई गलत काम करेगा तो उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा। इसको चिल्ला कहते क्या, किसको सुनाते हो? कह करके सुनाते इसलिए हो क्योंकि इसी पर तुम वोट चाहते हो, तुम जो है क्या कहते हो, कैसी भाव भंगिमा रखते हो, सभी जानते हैं कि क्या कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, सब जानते हैं। आज इनके पास वोट का आधार रह नहीं गया, जनता में इनका सरोकार रह नहीं गया है, दलित इनसे नाराज है। आज वाल्मीकि की हत्या की गई रायबरेली में, किस तरह की गई? आपका कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गायब हो गया है? ठीक है, वाल्मीकि युवक की हत्या कर दी जाती है। ठीक है अशोक तिवारी जी, आपके इसी जवाब पर एक क्विक रिएक्शन देवेंद्र जी का लेते हैं, उसके बाद फिर अनुज जी का रुख करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी। देवेंद्र प्रमुख जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्यों हो रहा था? जवाब दे। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, चलिए अब मोर्चा संभालिए, जवाब दीजिए। क्यों हर बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं? क्यों फिर इस तरह की जो भाव भंगिमा होती है सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो क्यों हमें हर बार त्योहारों के पहले नजर आती है? देखिए पूर्वा जी, जिस प्रदेश में बदला, मैंने कहा जो बदलाव की बात है, जो प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की बात नहीं है, जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष में सारी चीज देख रही है। और चेतावनी अगर ना दी जाएगी, मैंने बड़े डंके की चोट पर कहा, यही उत्तर प्रदेश है कि तांगे वाला अतीक जो तांगा चलाकर 11,000 करोड़ का मालिक बना, जिनकी सरकारों में अशोक जी, और आपने हमसे ज्यादा एनकाउंटर किए, लेकिन व्यक्तिगत एनकाउंटर किए। राजू पाल की हत्या होना और पूजा पाल के द्वारा उसमें सदन में बात उठाना, विधानसभा में उठाना और उसे बर्खास्त कर देना, आपकी तरह हमारी नीति है। हम तो डंके की चोट पर बोलने वाले हैं भाई।
जो कहते हैं उसे करते हैं, जिसे नहीं कहते उसे जरूर करते हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश बदला है। आप बदल देते, आप में हिम्मत होती तो। आपने, मैं कह रहा हूं कि डंके की चोट पर एक भी एनकाउंटर गलत हुआ हो तो बता दीजिए। आपकी तो विधायक ने उठाया क्वेश्चन, दे दीजिए जवाब। अरे आपके भाई मंचों पर जिस तरीके की बात उठ रही है, एक-एक करके आप सर, हमें एक-एक आईना करके। दिखाओगे। एक-एक अशोक करके। जी, आप हमें आईना दिखाने की स्थिति में नहीं हो। आप लोगों ने तो क्राइम की जड़ है। चलिए, आप लोगों ने ठीक तो है। क्राइम को पनपाया है। ठीक है देवेंद्र वो प्रमुख की जी, तरह। 1 मिनट का वक्त था सर। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, आप रुक जाइए। अशोक तिवारी जी, देवेंद्र जी, आप रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए। खत्म करने का काम प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। देवेंद्र जी और अशोक तिवारी जी, चलिए ठीक है। अनु जी करनी चाहिए और डंके की ठीक चोट है। पर करनी अनु जी, चाहिए। आप किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को देख रही हैं? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये डराने धमकाने वाली भाषा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तो एक रिमाइंडर है कि हमें हर साल रिमाइंड कराना पड़ता है, हमें याद दिलाना पड़ता है कि त्योहार आ रहे हैं, तो किसी भी तरह का उपद्रव, किसी तरह का कोई बवाल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर किसी ने भी ऐसा किया, चाहे किसी के भी त्योहार में, चाहे हिंदुओं का त्योहार हो, मुस्लिमों का त्योहार हो, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई ली जाएगी। अरे अशोक तिवारी जी रुक जाइए सर, रुक जाइए, सवाल अनु जी से है। अरे उनका भी जवाब आप दे देंगे क्या सर? रुक जाइए अशोक तिवारी जी, रुक जाइए। अनु जी से सवाल है। ठीक है अनु जी, किस तरह से देख रही है इस पूरे बयान को? हम सवाल पूछ रहे हैं, आप रुक जाइए। अरे ठीक है सर, आपका अभी वक्त, अभी टाइम नहीं है सर, अभी आपकी बारी नहीं है। आपकी बारी आएगी तो सवाल लूंगी। अब रुक जाइए अशोक तिवारी जी, रुक जाइए। जी अनु जी, आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी, सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए अब अपूर्वा जी, पहली बात तो ये है कि ये जो सीएम जी हमेशा हर त्योहार पर जो मंचों से लोगों को चेतावनी देते हैं, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं वो चेतावनी देते किसको है। भाई वो तो खुद ही पहले मंचों से ये कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में लॉ एंड ऑर्डर इतना तेज हो गया है कि जितने अपराधी हैं सब तो या तो जेलों में है, या तो भारत छोड़ के जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। उसके बाद भी अगर वो चेतावनी दे रहे हैं तो मुझे तो ये लगता है कि चेतावनी अपने ही पार्टी में बैठे जो लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, जो दंगा करवाते हैं, हमें मुझे ज्यादा बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये पिछले दशहरा की मैं बात बता रही हूँ, बहराइच का जो दंगा हुआ था वो अभी तक किसी को ना तो उसकी स्पष्टीकरण किसी को मिला है, ना तो उसकी रिपोर्ट लगी है, ना तो जांच हुआ है। और बाद में 12 दिन बाद तो ये भी खुलासा होता है कि जो वहां के विधायक थे और वहां के लोग उस दंगे को करवाने वाले थे, ये तो वहां के खुद भाजपा ही के लोग बोल रहे थे, बयान दे रहे थे, मगर उसके बाद भी स्पष्टीकरण किसी का अभी तक बहराइच के समुदाय दंगा जो दशहरा के टाइम हुआ था मूर्ति विसर्जन समय, अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। दूसरी चीज, अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना हो गया है सही, तो भाई देवेंद्र जी हमको बता दें कि अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट, या तो भाई मुझे लगता है कि भाजपा के लोग और एनसीआरबी की रिपोर्ट को ना देखते हैं ना उसको मानते हैं। अगर देखते और मानते तो शायद देवेंद्र जी इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहते कि अपराध कम हो गए हैं। मैं आंकड़ों के साथ बात करती हूँ, मुझे गोल गोल बातें करना, ना तो मुझे मंचों से इस तरह की बातें करना पसंद है, ना तो गोल गोल बात कांग्रेस के लोग करते हैं। पहला आंकड़ा है महिलाओं के प्रति अपराध, 2021 में यही अपराध था 4,28,278। 2022 में यह आंकड़ा बढ़ा 4,45,256 और 2023 जो सबसे रिसेंट है एनसीआरबी रिपोर्ट, अभी तक एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं आई है, 2023 में यही क्राइम महिलाओं के प्रति बढ़ गया है 4,48,211। और उससे भी आश्चर्य की बात है, ये लोग दलित कैसे बनते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि दलितों के प्रति भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में 15% दलित अपराध वर्ग दलितों के प्रति हो रहे क्राइम बढ़ गए हैं। तो मुझे तो सबसे पहले तो यही जानना है कि पहला, यही लोग कहते हैं कि सारे अपराधी छोड़ के उत्तर प्रदेश चले गए तो ये अपराध बढ़ रहा है। दूसरा कि जब आप पहले खुद भी कह रहे हैं कि अपराधी अब बचे ही नहीं, तो आप मंचों से किसको चेतावनी दे रहे हैं? क्यों आप मंचों से वाहवाही लूटते? अरे भाई आप धरातल पे उतारिए, अगर धरातल पे उतरता तो एनसीआरबी की रिपोर्ट तो ऐसी आती ही नहीं। और तीसरा कि आप अपने ही पार्टी में छुपे जो इस तरह के उपद्रवी दंगाई होते हैं, जो ऐसे मौकों का उपयोग करते हैं। ये अभी मुझे हाल ही का वो जगह याद नहीं है, मगर मुझे केस याद है, अभी पिछले महीने का केस था।
एक युवक था जो भाजपा की लगे झंडे पे उसकी गाड़ी पे झंडा लगा था और वो पूरे हाईवे पर अब तमंचा घुमाता हुआ वीडियो रील बना रहा था। तो ये मुझे बताइए कि आखिर ये सब कर पा रहा है। और चलिए मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर बहुत ही गंभीर मामला है, भाजपा नहीं करी है। आप मुझे ये बताइए, क्या त्योहारों पे चेतावनी दे देने से क्राइम खत्म हो जाएगा? जहां पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जज के ऊपर ही जब चलती कोर्ट के अंदर अगर अपराधी जूता चप्पल चला रहे हैं तो आप कैसे करते अपराध खत्म कर? अपराधी के अंदर डर पैदा हो गया है। जब इतना गंभीर मामला होने पर भी आज तक भाजपा के किसी भी वरिष्ठ नेता कोई नाराजगी कुछ नहीं आ रहा, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये दंगा खिलाफ है या अपराध करने वालों के खिलाफ है? मैं खुद कह रही हूँ कि दंगाइयों को शरण देती है, अपराधों को शरण देती है अपने पार्टी में, लोगों ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाती है। अगर मनोबल नहीं बढ़ता तो शायद एनसीआरबी की रिपोर्ट आज कुछ और रहती और इतनी बड़ी घटना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ऐसी चलती है। चलिए ठीक है अनु जी, आपने यहाँ पर बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। हाँ एक मिनट सर, मैं जवाब दे दूं। यहाँ पर एनसीआरबी रिपोर्ट का दावा किया गया है, अनु जी ने उसके बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। तो देखिए अनु जी, सबसे पहला आपने कहा कि ये जो चेतावनी देकर क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या इससे अपराध कम होता है? हाँ हुआ है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट का दावा है। एनसीआरबी का ये जो यहाँ पर रिपोर्ट है उसमें 2023 में यूपी में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा, बड़े लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये उसी चेतावनी का नतीजा है अनु जी, कितने बड़े। नहीं, अब बीच में नहीं अनु जी, बीच में नहीं अनु जी, बीच में नहीं। आप काउंटर करिएगा अनु जी, आप काउंटर करिएगा, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, मेरा जवाब कंप्लीट हो जाए। आगे रख रही हूँ मैं, पूरे एनसीआरबी के आंकड़े रख रही हूँ, तब भी आप इसको कैसे नकार सकती कि अपराध कम हो गया है? मैं पूरे एनसीआरबी की रिपोर्ट आपके सामने रख रही हूँ। मैडम मेरे सामने भी पूरी रिपोर्ट है। अब आप इसमें अगर कहेंगे कि मैं एक तुलनात्मक डेटा अगर मैं बना दूं, एक कंपैरिजन डेटा बना दूं सपा और कांग्रेस का, तो मैं आपको वो भी यहां पर बता देती हूं। वक्त की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, इन चेतावनी का अगर असर है तो वो धरातल पर नजर आया है। ये चीजें थोड़ी सी एक्सेप्ट करने वाली है, विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाता है लेकिन करना पड़ता है। देवेंद्र जी जवाब दे रहे, देवेंद्र जी फटाफट जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अभिषेक का रुख करूंगी, हमारे सहयोगी का, फिर मनोज जी का। देवेंद्र जी 1 मिनट में जवाब दीजिए सर। ठीक है अनु जी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक बार मैंने एनसीआरबी का डाटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त होने का गौरव मिला है और इसके प्रदेश में महिला और बच्चों के प्रति जो आपने कहा अपेक्षा नेशनल एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार अपराधी के नियंत्रण में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बड़ी छाप छोड़ी है। प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश का ठीक है, अब रुक जाइए देवेंद्र जी, अनु जी, ठीक है अब रुक जाइए चलिए ठीक है सर, प्लीज अब रुक जाइए देवेंद्र जी। और रिकॉर्ड देखिए ना, पढ़िए आप लेकर। ठीक है देवेंद्र जी, अनु जी, देखिए रिकॉर्ड अगर खेलना है तो फिर बहुत सारी चीजें यहाँ मेरे पास भी है, बहुत सारी चीजें यहाँ मेरे पास भी है। वक्त की बर्बादी होगी, हम विषय से भटक जाएंगे। ठीक है अब रुक जाइए देवेंद्र जी और अनु जी, अब रुक जाइए। नहीं देखिए अब एनसीआरबी का अगर आप यहाँ पर दावा करेंगी, एनसीआरबी की रिपोर्ट का दावा करेंगी, तो आईपीसी की अपराधों में कुल संख्या कम हुई है उत्तर प्रदेश में। अब इस पर क्या कहेंगे अनु जी? फेडर डाउन करिए। देखिए अनु जी, देवेंद्र जी, आवाज नहीं जा रही है सर, अभी आवाज नहीं जा रही है, फेडर डाउन है आप लोगों का। मैं ये कह रही हूं कि विषय पर अगर हम रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और फिर अगर हम यहाँ पर एनसीआरबी के डेटों की अगर बात करें तो फिर डेटा हमारे पास भी बहुत है मैडम, सपा को लेकर भी है, कांग्रेस को लेकर भी है, बीजेपी को लेकर भी है। एक कंपैरिजन डेटा यहाँ पर बन जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपराध की बात करें तो अपराध में गिरावट आई है, वो भी मैं आपको यहां पर बता देती हूं। 2022 में यूपी की अपराध दर 171.6 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 258.1 थी।
उत्तर प्रदेश में देखिए, ये दावा कई रिपोर्ट्स में किया गया है। रुक जाइए सर, आपकी आवाज नहीं जा रही है। अनुज जी, देवेंद्र जी, आवाज नहीं जा रही है, मत बोलिए सर, अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिए। यूपी में आईपीसी अपराधों की कुल संख्या कम हुई है, अपराधों की कुल संख्या कम हुई है। इसी बात का ये परिणाम है कि अपराध कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, अपराध कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में। और जो सांप्रदायिक दंगे जो अब तक उत्तर प्रदेश में होते थे 2017 से पहले, वो नहीं हो रहे हैं। इससे ज्यादा दंगे हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान भी देखे हैं। उन दंगों की भी अगर अब यहां पर लिस्ट खोल दे तो मैडम बहुत लिस्ट है, 300-400 के ऊपर चली जाएगी। अभिषेक, जब इस तरह की बातें होती हैं, त्योहारों से पहले जब इस तरह से चेतावनी दी जाती है, रिमाइंडर दिया जाता है, जैसा देवेंद्र जी कह रहे हैं, इसका असर भी देखने को मिलता है। एनसीआरबी डेटा का भी जिक्र हमारे तमाम प्रवक्ता कर रहे हैं। डेटा में तो साफ तौर पर यहां पर लिखा गया है, सांप्रदायिक हिंसा में कमी, 0 दंगे हुए हैं। तो फिर ये चेतावनी तो काम कर रही है ना? बिल्कुल अपूर्वा, असर हुआ है। और असर जमीन और आसमान का अंतर नहीं है, आसमान और पाताल में जितना अंतर है उतना अंतर है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध होता था, जिस तरह की पृष्ठभूमि थी, जिस तरह का सिंडिकेट था, ना सिर्फ वो चकनाचूर हुआ, बल्कि बड़े पैमानों पर इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान, इस तरह के त्योहारों के दौरान और धर्म विशेष के त्योहारों के दौरान तो खास तौर पर जिस तरह का उपद्रव मचता था, उसकी तस्वीरें हम सबने देखी हैं। ये जरूर है कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री को आकर ये बोलना पड़ रहा है, ये बड़ी बात है। और ये बात बताती है कि कार्रवाई कितनी सख्त होती है। और फिर उसके बाद लोग क्या कहते हैं कि जबरदस्ती की जा रही है। लेकिन बरेली में क्या कुछ हुआ वो हम सबने देखा। बाकायदा क्राउड पुलिंग की गई, हाल ही की घटना है, संभल में भी घटना हुई थी। लेकिन क्या हुआ था, उस घटना के पीछे जाना जरूरी है। मैं खुद वहां मौजूद था, रिपोर्टिंग कर रहा था, और बाद में लोग एक दूसरे के बारे में बता रहे थे कि हमने उनको बुलाया, उन्होंने उनको बुलाया, पूरी चेन तैयार हुई। ये कैसे होता है, ये किसके कहने पर होता है? उन लोगों को मुख्यमंत्री का ये संदेश है कि वो लोग जो किसी के कहने पर, किसी के बरगलाने पर आकर इस तरह का उपद्रव मचा जाते हैं, और फिर जब तीसरी आंख में कैद होते हैं या मीडिया कैमरों में कैद होते हैं, और फिर जब कार्रवाई होती है और तब वो त्राहिमाम चिल्लाते हैं, तो ये कहने करने से पहले उनको मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत संदेश है ये कि ऐसा किसी के कहने पर मत करें। आपका त्योहार है या किसी और का भी त्योहार है, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाइए, परिवार के साथ मनाइए जैसे त्योहार मनाया जाता है। इस तरह से त्योहार ना मनाइए कि आपका त्योहार किसी और के लिए खलल पैदा हो जाए। और ये संदेश मुख्यमंत्री ने उन्हीं लोगों को दिया है जो लोग किसी के बरगलाने पर, किसी के इंस्टिगेट करने पर सड़कों पर उतर आते हैं। आधे लोगों को तो पता भी नहीं होता वो क्यों आए, फिर बाद में मुकदमों की मार झेलते हैं और फिर ये आरोप लगाते हैं कि उनके साथ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। लेकिन एविडेंशियली वो लोग वहां पहुंचते हैं और तभी मुकदमे दर्ज होते हैं। यही बड़ी बात है और यही मुख्यमंत्री कहने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोगों से जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। ये चीज समझने की जरूरत है उन लोगों को भी जो इस तरह से दूसरों के बहकावे में, दूसरों के बरगलाने पर आ जाते हैं। मनोज मिश्रा जी, अभी अनुज जी कह रही थी कि इस तरह से अगर योगी आदित्यनाथ चेतावनी दे रहे हैं, पहले तो वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो दंगा करने वाले दंगाई बचे ही नहीं है, कोई उपद्रवी बचा ही नहीं है, लेकिन फिर वो ये चेतावनी किसको दे रहे हैं? वो ये चेतावनी हो सकता है अपनी पार्टी के दंगाइयों को दे रहे हो। लेकिन फिर अगर इसको इस तरह से देखा जाए मनोज जी, तो फिर ये तो इसका मतलब यही है ना कि कानून तो सबके लिए निष्पक्ष है। चाहे वो बीजेपी के भेष में अगर कोई छिपके इस तरह से दंगा करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी ये सख्त चेतावनी है कि अगर तुम भी वहां पर नजर आए भाई तो फिर तुम भी ठूंसे जाओगे जेल में। अरे पूर्वा जी, मैं भी डिबेट में हूँ या नहीं? अरे बिल्कुल है अशोक जी, आप भी डिबेट में है सर। अभी मनोज जी से सवाल है, फिर आपके ही पास आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं डिबेट में नहीं हूँ। अरे बिल्कुल है अशोक जी, बिल्कुल है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहिए सर, आपके साथ अभी बहुत यहाँ पर सवाल जवाब हो गया सर। मेरे दो सवाल है। रुक जाइए अशोक जी। अरे अशोक जी थोड़ा सा सर सब्र रखिए, अभी आपसे सवाल जवाब हो चुका है, अभी मनोज जी की बारी है, फिर आपके पास आऊंगी मैं। ठीक है, मैं 2 सवाल है। ठीक है। अरे मैं 2 सवाल हो, आ जाने दीजिए। 2 सवाल खाली पूछ रहा हूँ। आपकी जिद है क्या कि नहीं बोलने देंगी मुझे? जिद है आपकी? सत्यम त्रिवेदी का क्या हाल हुआ है कानपुर में, और वाल्मीकि की हत्या किस तरह पीट की गई है? ये 2 सवाल मेरे हैं बातों से। ठीक है, आपके ये 2 सवाल है जिसका जवाब देवेंद्र जी देंगे ना सर, उनकी सरकार है, वो जवाब देंगे। अभी सवाल मेरा मनोज जी से है, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं। ठीक है, मनोज जी जवाब दीजिए सर। आप पूछिए उनको।
ठीक है, रुक जाइए अशोक जी, रुक जाइए। सवाल पूछिए आप। अपूर्वा क्यों नहीं पूछेंगे? क्या समझ रखा है मुझको आप? आपने बुला लिया, अपूर्वा जी, या तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्या? अरे अशोक जी ऐसे कैसे कर रहे हैं सर? अरे रुक जाइए। अपूर्वा जी, आप इनसे बुलवा लीजिए भाई। नहीं या मनोज तो जी, वो आप जवाब दीजिए सर, अपनी अपनी बारी में बोलिए अशोक जी, प्लीज सर ऐसे मत करिए। आधे घंटे हो गए, मैं सवाल लगा रही हूँ। अरे सर आप गजब बात कर रहे हैं अशोक जी। अभी आपके साथ चर्चा शुरू ही आप लोगों के साथ हुई है सर। जबरदस्ती कर रही है इस चीज में। नहीं सर, आप देखिए प्लीज ऐसे मत करिए सर अशोक जी। अपूर्वा जी, संगठित अपराध, सत्यम त्रिवेदी अपमान किया गया, बुरी तरह से डाटा ठीक है अशोक जी, हो गया आपका ये सवाल। सर आगे बढ़े इससे, आगे बढ़े इससे। मनोज जी जवाब दीजिए। अपूर्वा जी, संगठित अपराध और प्रबंधन का अपराध, इन दोनों में गिरावट आई। अरे भाई बोल ले अपूर्वा, पहले इनसे बुलाया, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं अशोक जी डिस्टर्ब नहीं कर रहे सर, डिस्टर्ब नहीं कर रहे। बात कर ले, फिर मैं बात करूं। नहीं मनोज जी चलिए, अब आप अभी आपकी बारी है। किससे उससे ले लीजिए। अरे एक अपूर्वा जी, अपराधों का प्रबंधन और संगठित अपराधों में विगत 7 वर्षों में भारी कमी आई, ये सबको पता है। अब रही बात, हम आपके सवाल को ले ले, मुख्यमंत्री के सवाल या उनके मैसेज को ले ले। त्योहारों पर अक्सर अपराधों की संख्या बढ़ी है, त्वरित अपराध, संगठित अपराध, और ये बड़े पैमाने पर जाकर कहीं सांप्रदायिक दंगे होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं इस पर बात हो रही है, इसको उत्तर प्रदेश लगातार भुगतता झेलता चला है। प्रदेश के में आबादी बहुत बड़ी है, त्वरित अपराध नहीं रोका जा सकता, संगठित अपराध रोका जा सकता है। और संगठित अपराध कोई एक तरीके का नहीं होता है, वो हत्या, बलात्कार, जमीन पे कब्जे, गुंडई, फिरौती, और इसके बड़े बड़े मैनेजर या तो जेल में है या स्वर्ग में जा चुके हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, पैर पे लगातार सुर्खियों में, अखबारों पे, जिसको जो सवाल करना हो करे। लेकिन एनसीआरबी के डाटा से लेकर के बाकी चीजों पर अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो त्वरित की बात नहीं करेंगे। अगर हम 2025 की बात करेंगे तो हम 2016, 17, 14, 15, 9, 10, 11, 12, 2, 3 में भी जाएंगे जी। विगत 27, 28, अब अभिषेक जी बहुत अच्छे से पता है कि 27, 28 या 30 सालों से हम लोग लखनऊ राजधानी में रिपोर्टिंग करते चले आए, और हमको पता है कि अपराधों की जड़ कहां होती है और अपराधियों की किस तरीके से संरक्षण मिलता रहा। लेकिन आज वो मौका नहीं, चूंकि समय आपके पास सीमित है। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं कि अपराधों को प्रबंधन गोरखपुर से लेकर, बनारस से लेकर, प्रयागराज से लेकर के, लखनऊ से लेकर के, अगर पश्चिम की बात कर ले तो जिलों में, मंडल में एक एक संगठित माफिया हुआ करते थे, और जिनकी पहुंच पंचम तल या एनेक्सिया, लोक भवन और विधानसभा में हुआ करती थी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और वो माननीय भी बनते थे, और किस तरीके से प्रबंधन उनका चला है, उनका आईजी, डीआईजी, एसपी से लेकर के। तो अब हम उन बातों पे चर्चा करें, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, बरेली की घटना त्वरित है। पूर्व की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं हिंदू त्योहारों पर, और चाहे वो दीपावली हो, चाहे होली हो, छठ हो, रामनवमी हो या महाशिवरात्रि हो, इन सब जब पर आपने देखा होगा कि दूसरे दिन, तीसरे दिन या उसी दिन रात में पूरे प्रदेश में उतनी घटनाएं 6 महीने में नहीं होती हैं जितनी इस बीच में हो जाती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ विचारों में गड़बड़ है, या विचारों के साथ साथ हमारे विचार ऐसे हैं कि हम कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करें या उससे एक नई दिशा या नया मोड़ दें। और ये मुख्यमंत्री का बयान खाली जनता तक ये नहीं है, इसके मैं आपको इसीलिए मैंने शुरुआत में पहली बात कही थी कि सब इंस्पेक्टर नहीं, कमेंट करने दीजिए, सब इंस्पेक्टर से लेकर के प्रमुख सचिव गृह तक त्योहारों पर अलर्ट रहते हैं, अलर्ट जारी रहता है। लोगों की छुट्टियां कैंसिल रहती हैं। हम आप तो दीपावली, होली मनाते हैं, जरा पता करिए फील्ड में जो अफसरान पोस्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमेशा मुस्तैदी से रहते हैं। तो ये सब चीजें क्यों होती है? अगर सारी चीजें सामान्य दिनों जैसी रहे तो त्योहार हमेशा टारगेट होते हैं, और टारगेट को दूर करना प्रदेश के मुखिया का या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे इसको जाति धर्म में मत ले जाइए, इसको इसलिए ले जाइए कि इंसानों की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में रहने वालों की सुरक्षा, और अपराधियों को जेल में डालना है, अपराधी कंट्रोल करना है, वो उसका पहला दायित्व है। जी ठीक है, चलिए अशोक तिवारी जी।
सवाल समझ क्या हुआ पूरा बताइए। जी जी अशोक जी, अब आप अपनी भी बात रखिए। जी, मैं अपनी बात दो शब्दों में रखना चाहता था, ठीक है। इसीलिए बहुत देर से आपसे पूछ रहा था। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि जो है रायबरेली में किस तरह से पीट पीट कर दलित युवक की हत्या की गई, मतलब बहुत ही निशंस हत्या की गई, जो कि शर्म आनी चाहिए सरकार को। इस पर जो है चुल्लू के पानी में डूब मरना चाहिए कि दलित की बात करते हैं, दलितों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ। आज ब्राह्मण की बात जहां तक सवाल है, मैं हर चैनल पे बोलता हूँ, ब्राह्मणों का साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, चुन करके मारा जा रहा है, सभी चैनलों को बोलता रहता हूँ, कानपुर की घटना बताता हूँ, सुल्तानपुर की बताता हूँ, ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा जा रहा है। ये चीज कहाँ से आ गई सर कि ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा जा रहा है? बोलने दीजिए ना आप। अरे आप बोलने देंगी, सत्यम का नाम बोलने देंगे? सर मैं अपनी जानकारी दुरुस्त कर रही हूँ। मुझे भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जहाँ ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा जा रहा है। अरे आपको नहीं, आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर में डॉक्टर का पैर ड्रिल कर दिया गया, आज कानपुर में माँ बेटी चला दी गई। नहीं देख पा रही क्या आप देखने से मजबूर हैं क्या? कानपुर में माँ बेटी जला दी गई, पूरा प्रशासन देखता रहा, चला दिया गया बुलडोजर, मार दी गई माँ बेटी ब्राह्मण की। आज जो है सुल्तानपुर में डॉक्टर का पैर ड्रिल कर दिया गया। आज किस तरह से जो है बस्ती में हुई, लखनऊ में हत्या हुई, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं। अभी ताजा हाल की खबर है, सत्यम त्रिवेदी कानपुर का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किताब में रो रहा था आकर के, अपना बयान दे रहा था कि पुलिस ने उसको प्रताड़ित किया है, दंडित किया है, बेइज्जत किया है, उसको जो है जूतों से मारा है। ठीक है, आज जवाब ले लेते हैं। बयान दिया है किसका? इन दोनों घटनाओं का। वाल्मीकि की हत्या हुई, वाल्मीकि की हत्या हुई। आज देश की हालत यह है, सर्वोच्च न्यायालय में दलित के ऊपर, न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंक रहे हैं। कहाँ चला गया मनोबल? आज ठीक है, हत्या कर रहा है, आपको देश में तांडव हो रहा है। जवाब ले लेते हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं देवेंद्र प्रमुख जी। देवेंद्र प्रमुख जी, दो सवाल हमको बोलने भी नहीं दे रही हैं। हमको भी यहाँ पर रोका जा रहा है, डिबेट में हमें रोका जा रहा है, सत्यम त्रिवेदी का नाम लेने से रोका जा रहा है। हमको जो है सत्यम त्रिवेदी का नाम लेने से रोका जा रहा है। अरे सर, आपको कोई नहीं रोक रहा। मुझे लग रहा है आपने तीसरी चौथी बार सत्यम त्रिवेदी नाम ले लिया। कौन रोक रहा है सर आपको? कोई नहीं रोक रहा। चलिए ठीक है, आपका सवाल, आपने बोला कि सवाल है मेरा, सवाल हो गया तो फिर मैं जवाब ले लूं देवेंद्र जी से। सत्यम त्रिवेदी को इतना प्रताड़ित क्यों किया गया? आज ब्राह्मण प्रताड़ित क्यों हो रहा है योगी राज में? खाली एक ही वर्ग रहेगा बस, खाली उनका सजातीय रहेगा बस। ब्राह्मण की कोई इज्जत नहीं है आज दलित की कोई इज्जत नहीं है, पिछड़ा कहीं का नहीं रहा। क्या हालत है आज उत्तर प्रदेश के अंदर? चलिए जी देवेंद्र जी जवाब दीजिए। ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा जा रहा है, ऐसा अशोक तिवारी जी कह रहे हैं। सत्यम त्रिवेदी वो एक नाम उन्होंने मुझे लग रहा है कई बार ले लिया है। क्या है ये पूरा मामला? मेरी भी जानकारी दुरुस्त होगी। 2 मिनट सर इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में सीधे अनुजी का रुख करती हूँ। अपूर्वा जी, अशोक जी से कहें 2 मिनट सुनेंगे, क्योंकि उनको बीच में फिर वो मैं क्या फायदा मेहनत करता हूं। सवाल उनका है तो सुनेंगे। का उनको जोश आ जाता है। सवाल उनका है तो जवाब वो सुनेंगे। हाँ भाई देवेंद्र जी, आज कुछ ज्यादा दिक्कत है। अशोक जी, डिबेट तो बहुत होती है आपके साथ, आज आप कुछ ज्यादा दिक्कत कर रहे हो। नहीं तो आप तो बड़े शालीनता से सुनते हो, अपने मौके पर अपनी बात रखते हो, अच्छे से सुनते हो। फिर भाई देवेंद्र जी, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप प्यार से बोलिए, मैं प्यार सुनूंगा। अपूर्वा जी मुझे मौका नहीं दे रही थी, 2 लाइन में पहले ही बोल दिया होता, आप बोल देते बात खत्म हो जाती। अब ये हमारी बात को दबा रही थी, पता नहीं क्यों दबा रही थी। जब मैं बीच में बोल रहा हूँ कि 2 बात पूछ ले दीजिए, अगर अच्छी एंकर होती, हमको जानती होती तो हमको मौका दे देती तो 2 लाइन पूछने का। मैं भी जिद्दी आदमी हूँ, मैं अपनी बात अशोक जी ठीक है। अरे सर, मैं हार गई आपके जिद के आगे। चलिए सर, मैं हार गई आपकी जिद के आगे। आपने सवाल पूछ लिया, देवेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। चलिए जवाब तो ले ले। हाँ देवेंद्र जी जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक चीज याद दिला दी। जब हनुमान जी लंका को पार कर रहे थे तो वहां उनको देवताओं की माँ से जब सामना हुआ था तो लड़ाई हुई, एक से बड़ा एक रूप दिखाया, लेकिन हनुमान जी ने जैसे ही हाथ जोड़े तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। आपने बहुत अच्छा किया, डिबेट का बहुत समय बचा लिया। वैसा आप नेशनल डिबेट की प्रवक्ता हैं, प्राइम टाइम की वो एंकर हैं, प्राइम टाइम की एंकर हैं। आप एक अच्छी एंकर हैं, मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूं।
और आपकी डिबेट को हमेशा पसंद करता हूं। अब अगली बात पर आता हूं। मैं ये कहता हूं कि अशोक जी ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज पहली बार चैनल पर बैठकर किसी ने ये बड़ी बात कही है, ब्राह्मण कोई भी। हालांकि मैं कभी किसी जाति की बात नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण अग्रिम इस समाज में जो जितने समाज दुनिया में बने हैं, जो भारत में लोकतंत्र के अनुसार भी समझो या संविधान के अनुसार और फिर सनातन धर्म के अनुसार आ जाओ, पहली बिरादरी गिनी जाती है नंबर 1 अग्रिम। और मैं पीडीए पर क्वेश्चन करता हूं अशोक जी, आपकी तो पीडीए है, मैं तो तथ्य के साथ बोलूंगा, पीडीए में मुझे ब्राह्मण का स्थान बता दीजिए। आप अल्पसंख्यक हैं या अग्रिम वाले हैं? ये जो है बड़ा दागदार है। और फिर एक आपके पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि मनुवादी है, मिश्रा है, और धक्का मार देते हैं, और मंगेश यादव के साथ खड़े होकर डंके की चोट पर बोलते हैं कि मंगेश की गलती नहीं है, वो क्रिमिनल है। तो आप इस बात पर बहस ना करें कि सम्मान ब्राह्मण का कहाँ है। ब्राह्मण जानता है उसका सम्मान कहाँ है। अग्रिम समाज है, अग्रिम समाज है, दुनिया को दिशा देता है, उसे आईना मत दिखाइए अशोक जी। ब्राह्मण अपने आप में सीख देने वाला है, सीखने वाला नहीं है। तो आप बेवजह की बात घुमाइए मत। सत्यम की रही बात। सवाल किया सर मैं जवाब दूंगा, आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। 2 मिनट सुन लीजिए, सुधर से 1 मिनट सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए। ठीक है अशोक जी, सिर्फ 1 मिनट सर, क्योंकि उसके बाद फिर अनु जी का भी मुझे रुक करना है। ठीक है, अनु जी से भी सवाल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सदैव से ब्राह्मणों का सम्मान करते रहे हैं, और सत्यम त्रिवेदी की पूरी बात सुनी, वो रोने लगा, उनके सामने रोने लगा सत्यम त्रिवेदी। एक तरह से पुलिस ने इतना अत्याचार किया था। और जहां तक सवाल इस बात का है कि ब्राह्मण अगड़ा समाज आता है, और हमारे पीडीए में अगड़ा भी है, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार खुलासा किया। अशोक जी मेरा यही काउंटर है। अगले में मैं ये पूछना चाहता हूँ, अल्पसंख्यक है या अग्रिम है? इन दो में से मुझे बताइए। अगर पीता मतलब पिछड़ा है, बीता दलित है, लेकिन ऐसे अगड़ा है या अल्पसंख्यक है? एक ही क्लियर करिए। एक में आप दो तलवार नहीं रह सकती। ब्राह्मण को अपमानित करके तुम मुस्लिम के साथ नहीं। ये मुझे लगता है ये अभी सपा में अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि पीडीए का ए फॉर क्या है। वो अगड़ा भी चल रहे हैं, वो अल्पसंख्यक भी चल रहे हैं। चलिए ठीक है, देवेंद्र जी और अशोक जी, मैं नहीं बोलूंगा पत्रकार को धक्का मारने का काम। ठीक है बताइए। ठीक है, देवेंद्र जी, अशोक जी, अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। नहीं, अभी सवाल अनु जी से है। नहीं सर, अभी सवाल अनु जी से है। अशोक जी अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। आपका सवाल भी हो गया, आपका जवाब भी हो गया सर, सारा वक्त आपको ही थोड़े दे दूंगी मैं। अब रुक जाइए, सवाल अनु जी से भी है, उनका भी पक्ष जान ले इस पूरे विषय को लेकर। ठीक है, फिर मैं लौटूंगी सर आपके पास। अनु जी, जिस तरह से अब ये बयान दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, हम वापस उसी विषय पर आते हैं। नहीं, अब इधर उधर की कोई बात नहीं सर। सत्यम त्रिवेदी का भी जवाब नहीं दिया। ठीक है अशोक तिवारी जी, अभी हम इस बयान पर आते हैं ना, अभी हम सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर आते हैं। उन्होंने जो ये चेतावनी दी है, जो रिमाइंडर दिया है, या जो संदेश दिया है, इसको क्या देखकर लगता है कि इसके बाद अगर दिवाली मनाया जाएगी तो किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं होगा? यहाँ तो एक साफ संदेश है ना कि भाई अपना अपना त्योहार अपने अपने तरीके से अपनी श्रद्धा के अनुसार आप मनाइए। कोई किसी के त्योहार में रंग में भंग न डाले, कोई किसी को परेशान न करे। आपके त्योहार मनाने से किसी और को कोई परेशानी ना हो, इस चीज का ध्यान तो हम वैसे भी रखते हैं। अगर दिवाली की असर अगर हम बात कर ले, तो हम घरों में अगर पटाखे छोड़ रहे हैं या किसी भी तरह से दिवाली मना रहे हैं, तो हमारा तो सबसे पहला ध्यान यही होता है ना कि हमारा पड़ोसी भाई सुरक्षित रहे, उसको कुछ ना हो, उसके घर में हमारे घर का रॉकेट ना चला जाए। यहाँ तो फिर बात एक पूरे संप्रदाय को लेकर हो गई है ना, एक पूरे समुदाय को लेकर हो गई है। अनु जी, देखिए अपूर्वा जी, मैं आपकी सवाल पे एक जवाब दूंगी। आपने स्टार्टिंग में ही मेरे बीच में इस बात को इस तरह कोट किया था कि अनु जी ये कह रही है कि अगर वो अपनी ही पार्टी के लोग को चेतावनी दे रहे हैं, इसका मतलब है कि सभी के लिए एक समान लॉ एंड ऑर्डर है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि देखिए, योगी जी वो कहते तो जनता के बीच में, पर उन्हीं को क्या पता रहता है कि उन्हीं के पार्टी में छुपे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो रह रहे किस तरह की घटनाएं करते हैं। किसी छुपा है नहीं, वो भी बेचारे मजबूर हो जाते हैं। अब खुले तौर पे पार्टी के लोगों का नाम तो ले नहीं सकते। दूसरी चीज, आप हमसे ये कह रही है कि अगर इस तरीके से हो रहा है तो क्या, वो तो जाहिर सी बात है, हम बहुत पहले से भारतवर्ष में सभी त्योहार मनाए जाते थे और सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे और सभी एक दूसरे का सहयोग पूर्ण रूप से करते हैं और ये किसी से छुपा नहीं है।
तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अभी दिवाली आने वाला, उसके बाद छठ भी होगा। मैं अभी आपसे यहाँ पे लाइव डिबेट में एक बात कह के जाऊंगी कि आप इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा, और आगे कभी मुझे इस बात का मौका मिलेगा तो मैं आपसे कहूंगी भी कि मैंने ये बात कह के गई है कि आप देखिएगा कि इसी दिवाली और छठ के पर्व में ऐसे बहुत सारी घटना दिखने की, मगर उस घटने के पीछे गाड़ी भी होगी और गाड़ी पे लगा भाजपा का झंडा भी होगा, क्योंकि हर बार हुआ है। अभी मैंने देवेंद्र जी से बहराइच के मामले में बात पूछा, उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि अभी तक उससे कोई भी ना तो केस चार्ज, ना तो कोई चार्जशीट लगी है, ना तो उससे कोई रिपोर्ट आई है, ना तो उससे स्पष्टीकरण आएगा भी नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि अपने पार्टी के लोगों से वो निवेदन कर रहे हैं कि भैया इस तरीके की घटनाएं अब ना हो, खुल के तो कह नहीं सकते, क्योंकि बाद में उन्हीं की पार्टी बदनाम होती है और बाद में जनता भी सड़कों पे उतरती कि भाई जवाब चाहिए, और जवाब किसी के पास होता नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे योगी जी कहते हैं, चेतावनी देते हैं, तो मोदी जी सेंटर में बैठ के एक बहुत अच्छा स्लोगन भी देते हैं, आत्मनिर्भर भारत। तो मैं इस लाइव डिबेट से आपके माध्यम से भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहूंगी, भाई योगी जी खुद कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, अपनी सुरक्षा रक्षा खुद करो, खुद कमाई का जरिया बनाओ। महंगाई चरम सीमा में भले ही बढ़ती जा रही है, हम बढ़ाते रहेंगे, तुम कमाई करो, कैसे भी करो, आत्मनिर्भर बनो, अपनी सुरक्षा रक्षा करो, और जो महंगाई है चाहे चमार पड़े कुछ भी पड़े, देखना तुम्ही को, हमारा काम है बस लोगों के सामने मंचों पे खड़े होके लोगों के सामने एक एजेंडा बनाने का, क्योंकि बिहार में चुनाव जैसे चुनाव आएगा इस तरह के एजेंडा बनते रहेंगे, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है, किसी से छुपा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार किसी की भी हो, लॉ एंड ऑर्डर उसको मेंटेन करने का काम उनका रहता है, तो बेहतर है कि इसको मंचों से कहने के बजाय इसे धरातल पे उतारे, और धरातल पे उतारेंगे तो शायद एनसीआरबी की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आएगी, अपराध घटते हुए दिखेंगे, महिलाएं त्रस्त नहीं होंगी, युवाएं सड़कों पे नहीं होंगे, बेटियों के साथ अपराध नहीं होंगे, और आगे से अधिक अपराध करने वाले इनके पार्टी में। चलिए ठीक है। अभिषेक, एक सवाल यहाँ पर आपसे, अब सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद ग्राउंड पे लोगों का रिएक्शन क्या है? लोगों के अंदर एक भरोसा जाग रहा है कि अब त्योहारों में कोई बवाल नहीं होगा, अब त्योहारों में कोई दंगा नहीं होगा, हम खुल के अपना त्योहार अपने हिसाब से मना सकते हैं। देखिए, विश्वास तो है ही, और सीधे तौर पर वो विश्वास दिखता भी है। मुख्यमंत्री का इतने मुखर होकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर बोलना और ये कहना कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, इसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ने उठा रखी है, और इस बात को भी वो बार बार घोषित तौर पर कहते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है, यानी इतनी हिमाकत कोई करता है, तो उसके साथ क्या हासिल होता है वो भी सबको दिखता है। तो सीधे तौर पर जनता में रिएक्शन सीधे तौर पर अच्छा है, गुड गवर्नेंस का रिएक्शन है, और खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर क्या रिएक्शन है वो हमसे ज्यादा बेहतर दूसरे प्रदेश के लोग चीख चीख कर कहते हैं जब कहीं कोई घटना होती है। तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, और बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। चूंकि वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, अशोक तिवारी जी, अनु पासवान जी और मनोज मिश्रा जी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ये चेतावनी किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी एक शख्स के लिए नहीं है। ये चेतावनी, ये रिमाइंडर हर उस एक शख्स के लिए है जो खुद को कानून से ऊपर समझ रहा है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में त्योहार का मतलब है शांति और सौहार्द, कानून टस से मस ना हो, और यही चीजें एनसीआरबी के डेटा में भी हमें दिखती हैं कि किस तरह से जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो शून्य हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो दिवाली का त्योहार है, दिल से मनाना है, दिए जलाना है, ना कि यहाँ पर अपनी जो खुन्नस है, जो राजनीतिक खुन्नस है, वो यहाँ लोगों को दिखानी है। तो फिलहाल मेरे साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।